हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ आप देख सकते हैं हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी एज एन मैराथन रिवीजन क्लास है ये। ठीक है, तो देखिए इसमें वैसे डिटेल में भी समझाया जाएगा, परंतु आप इसको एज एन रिवीजन लीजिए, जिससे क्या है आप अपने एग्जाम की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। आपको क्या करना है, वीडियो को एग्जाम से 2 से 3 बार देख लेना है, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी का गलत ना हो। तो आज ये स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर राजस्थान विश्व के प्राचीन भूखंडों का अवशेष है। कौन से? राजस्थान को हम ये मान सकते हैं कि राजस्थान क्या है, जो हमारे देश के या दुनिया के जितने भी प्राचीन भूखंड मिलते हैं उनमें से राजस्थान एक प्राचीन भूखंडों का अवशेष माना गया है। प्राग ऐतिहासिक मतलब प्री हिस्टोरिक काल में विश्व 2 भूखंडों में बटा हुआ था। कौन कौन से? अंगारा एंड गोंडवाना लैंड। ठीक है, पहला खंड हो गया अंगारा लैंड, दूसरा हो गया गोंडवाना लैंड। अंगारा ऊपर हो गया, गोंडवाना नीचे हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में होगी टैथीस सागर, ये आपको याद रखना है, टैथीस सागर। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पढ़िए, इसके मध्य टैथीस सागर फैला हुआ था। राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थली तथा पूर्वी मैदान। इस टैथीस सागर पश्चिमी मरुस्थल भाग कैसे हो गया? जैसे राजस्थान का आपने मैप बनाया इस तरीके से। ठीक है, मैं थोड़ा सा वैसे रफ बना रहा हूँ। अब पश्चिमी मरुस्थली भाग ये वाला हो गया, ठीक, तथा पूर्वी मैदान ये वाला भाग हो गया। इससे टैथीस सागर मतलब आप यूँ मान सकते हैं कि इस तरीके से ये जो बेल्ट आएगी ये पूरा टैथीस सागर के अवशेष माने जाते हैं। अरावली पर्वत तथा दक्षिण पूर्वी पठार कौन सा कहलाएगा? ये मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे आप इसको पढ़ सकते। अरावली पर्वत कहाँ है? अरावली पर्वत इस साइड में, राजस्थान के बिल्कुल नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला ये, तथा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग ये वाला हो गया। ठीक, ये गोंडवाना लैंड के हिस्से माने जाते हैं। गोंडवाना लैंड मतलब ये वाला साउदर्न पार्ट। आ जाइए, अब यहाँ देखिए, इसमें मैप में आपको ईजिली समझाते हैं। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इंडिया है, मैंने लिख दिया ये वाला पार्ट। ये क्या हुआ? यहाँ अफ्रीका ये आपको दिख रहा है, और ये दिख रहा है साउथ अमेरिका। तो ये क्या हुआ था, इंडिया क्या है मूव करके, जब प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब प्लेट्स का मूवमेंट हुआ था, तो ये प्लेट जो इंडियन प्लेट है वो ऊपर यूरेशियन प्लेट, ठीक है, ये लोरेशिया लिख रहा है, ये हो गया अंगारा लैंड, यूरेशिया प्लेट से टकराई थी, और यहाँ इससे टकराने के कारण यहाँ हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ था। किसका? हिमालय। ये थोड़ा सा क्या है, इंडियन ज्योग्राफी का ही पार्ट है अपने, तो वो भी यहाँ से कवर हो जाएगा। दोनों साथ लेके चलेंगे थोड़ा थोड़ा, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब ये देखिए ट्रियासिक पीरियड का ये पूरा नक्शा दिख रहा है, 200 मिलियन ईयर्स साल पुराना नक्शा है। अब ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये थोड़ा थोड़ा दूर हुआ। यहाँ पे देखिए कितना पास है, फिर ये थोड़ा सा ये दूर हुआ, इधर शिफ्ट होने लगा, इंडिया वाला पार्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगा, और यहाँ जाकर टकराएगा, और यहाँ पर इन दोनों से ये इंडिया क्या करेगा, इंडिया इसमें टकराने के कारण हिमालयास का फॉर्मेशन करेगा। आ जाइए आगे चलते हैं। देखिए, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित राजस्थान प्रदेश है ना, विषमतापूर्ण पतंगाकार आकृति में है। अब यहाँ देखिए राजस्थान की आकृति किस तरह की दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, ये कुछ कैसी शेप हो गई, पतंगाकार हिंदी में, और रोम्बस इंग्लिश में। ठीक है, रोम्बस शेप स्ट्रक्चर है राजस्थान का। आप देख सकते हैं पतंग का कुछ कुछ इस तरह का हिस्सा हमें दिखाई देता है, तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद में राजस्थान क्या हो गया, नंबर 1 हो गया एरिया वाइज। ठीक है, राजस्थान का एरिया कितना है, सबसे ज़्यादा है सभी राज्यों में। ये जो कितने राज्य हैं चलो बताइए, 28 राज्य हैं या 29 राज्य हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताना है, क्योंकि ये यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो मैं बता देता हूँ। देखो ये क्या था, ये पूरा एक स्टेट था, 29 राज्य बने थे। जब तेलंगाना बना था तो ये 29वां स्टेट था, परंतु जम्मू एंड कश्मीर क्या था, ये हमारा एक स्टेट हुआ करता था। अब क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को स्टेट का जो दर्जा था वो ख़त्म कर दिया, और इसको यूनियन टेरिटरी में बांट दिया। यूटी में 2 यूनियन टेरिटरी बनी, एक जम्मू और दूसरी लद्दाख। ठीक है, तो 29 से कितने रह गए, 28 स्टेट रह गए। अब अपने पास कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं आज की तारीख में। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 यूनियन टेरिटरी बनी, उससे पहले हमारे पास में यहाँ पे दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, ये 2 अलग अलग थी, इन दोनों को तो मर्ज करके एक बना दिया गया। ठीक, तो हमारे पास 7 यूनियन टेरिटरीज थी, तो 6 रह गई, 6 और प्लस ये 2 बनी, तो ये कितनी हो गई, 8 हो गई। तो हमारे पास यूटी कितनी है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, ये अच्छे से आपको याद रखना है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हो गए। आ जाइए, अब यहाँ देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर है, जो भारत के कुल भूभाग का कितना है, 10.41% है। और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्या है, ये बहुत अच्छे से याद रखना। देखिए क्या है, मैं इस वाले में PDF के अंदर क्या है,
मैं वो जो होता है ना लाइव कैमरा वाला, वो नहीं आ पा रहा है, इसीलिए मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। परंतु आप ये सोचिए कि मैं आपके सामने ही बैठा हूँ, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें बाद में भी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बाद में भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, और आपको किसी में भी कोई दिक्कत है तो उसका आंसर आपको तुरंत से तुरंत बताने का ट्राई किया जाएगा, ठीक है। आपको मतलब विद इन अ डे ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे उसका। देखिए, राजस्थान पूर्व में गंगा यमुना नदियों का वृहत दोआब। अब दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का हिस्सा एक तरीके से, ठीक है। और दक्षिण में मालवा के पठार तथा उत्तर व उत्तर पश्चिम में सतलज व्यास नदियों के मैदान द्वारा तथा पश्चिम में पाकिस्तान से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे बताया जा सके, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा ये राजस्थान के आसपास का एरिया क्लियर करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो बात बता रहा है ना, यहाँ क्या है, यहाँ से निकलेगी गंगा, यहाँ से आएगी गंगा, ठीक है। इधर से आएगी गंगा मतलब ऊपर से, और ये आएगी यमुना नीचे से, ठीक है, ऐसे आएगी। और यहाँ से आएगी चंबल जो यमुना में मिल जाएगी, और यहाँ से जयपुर के पास है बाणगंगा नदी। तो ये दो नदियाँ राजस्थान की क्या है, सीधे यमुना में पानी गिराती हैं। एक तो वही बाणगंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि राजस्थान की वह कौन सी नदियां हैं जो सीधे अपना पानी यमुना में जाकर मर्ज करती हैं। तो पहली रिवर हो गई बाणगंगा, दूसरी हो गई चंबल, ये आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए, ये तो हो गया दोआब वाला रीजन। अब यहाँ पे हो गई इंडस रिवर, ऊपर से नीचे, ठीक है। अब वापस से मुझे एक बार क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार लिखना पड़ेगा तो क्लियर तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए, ये आती है इंडस रिवर इस तरीके से, ठीक है। इंडस रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब इनके नाम कैसे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ है, जैसे सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम। आपको इस तरीके से याद होनी चाहिए। ये नदियाँ भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि हमारे इंडियन ज्योग्राफी का भी पार्ट है, ठीक है। राजस्थान के साथ में इंडिया के भी काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, जिससे आप एग्जाम में और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें। अब देखिए, राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण, मतलब नॉर्थ टू साउथ, उत्तर हो गया नॉर्थ और ये साउथ हो गया, और ईस्ट टू वेस्ट, मतलब देखो उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, 826, मतलब 826, ठीक है। अब ये बोलिए कि राजस्थान की हाइट लंबी है कि पेट बड़ा है, ठीक है। जैसे इसको कमर बोलिए, राजस्थान का जो ईस्ट टू वेस्टर्न पार्ट है इसको आप कमर बोलिए, और ऐसे बोलिए राजस्थान मोटा है। राजस्थान कैसा है, मोटा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 869 किलोमीटर से, 869 किलोमीटर से इसकी चौड़ाई है राजस्थान की। जबकि हाइट की बात करें तो 826 किलोमीटर्स ही है। और ये कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 10.41%, ठीक है। पूरे देश का जो लैंड भाग बनेगा वो कितना आता है, 10.41। एक ये पूछा जाता है, एक ये हाइट, और ये इसकी जो ब्रेथ बोलेंगे, ठीक है। ये तो हाइट हो गई और ये लेंथ हो गई, ठीक है। आ जाइए, अब यहाँ पे देखिए, उत्तर में कोना गांव, यहाँ पर कौन सा, कोना गांव, और दक्षिण में कौन सा हो गया, बोरकुंड गांव, साउथ में बोरकुंड गांव। यहाँ पर कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक है। पूर्व से पश्चिम तक राज्य की चौड़ाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम में आपने पर देख लिया 869 किलोमीटर से, तथा विस्तार पश्चिम से कोटरी गांव, ठीक है, सम जैसलमेर। कहाँ पर है, कोटरी गांव। आप इसको कोटरी गांव को ऐसे बोल सकते हैं, कटरा, काटना। यहाँ बोलिए पाकिस्तान से जो वो जैसलमेर को काटेंगे, पाकिस्तान से जैसलमेर को काट देंगे, ठीक है। और यहाँ पर सिल देंगे, कहाँ पे सिल देंगे, ईस्ट में धौलपुर में सिल देंगे पाकिस्तान को, यहाँ तक, मतलब पाकिस्तान को इंडिया में मर्ज कर लेंगे हम। अब ऐसे छीन कर ले आएंगे, काट पीट कर पाकिस्तान को यहाँ पे ईस्ट में धौलपुर तक ले आएंगे। तो देखो कोटरी गाँव, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा सिलाना, सिलाना कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये रह गया कोटरी गाँव, और ईस्ट में हो गया सिलना गाँव, कहाँ पर, धौलपुर में, ठीक। आ जाइए, अब देखिए राजस्थान की स्थिति। राजस्थान का विस्तार कितना है, 23 डिग्री, और ये जो बाद में लिखा रहता है इसको बोलते हैं मिनट्स, ठीक है। ये अच्छे से याद होना चाहिए। 23 डिग्री 3 मिनट्स उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट 12 मिनट्स, ठीक है। ऐसे राजस्थान का यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 23 डिग्री 3 मिनट्स, एक ये लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगी लंबाई इसकी 30 डिग्री 12 मिनट्स। ये आपको याद होना चाहिए, पूरा एक्सटेंड याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका देखो उत्तर से दक्षिण में विस्तार, ठीक है। अब जो इसका जो ये उत्तर से दक्षिण है कितना, 7.9 डिग्री का डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच में। जब 30 में से 23 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 12 में से 3 गए तो 9 बचेगा, ठीक है। तो 7.9 डिग्री का विस्तार हो गया।
ये अपन ने बढ़ा ना 30.12 में से 23.3 को माइनस कर दीजिए, तो ये आपके पास में 7.9 आ जाएगा उसका विस्तार। और देखिए पूरब में कितना है 69.30 मिनट्स, वो पॉइंट क्या 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट्स, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 8 डिग्री 47 मिनट्स आएगा, ठीक है। 8.4 मतलब ऐसे कर लीजिए 8.4 का डिफरेंस है, मतलब 8 4 मतलब 8 4, ठीक है। 8 मतलब 8 का आधा कर लीजिए, इतना 8.4 इतना डिफरेंस है कितना वेस्ट टू ईस्ट के बीच में, ठीक। अपन ने बताओ वेस्ट टू ईस्ट क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर है प्राइम मेरिडियन, जो इंग्लैंड है वहाँ से गुजर रहा है प्राइम मेरिडियन, मतलब 0 डिग्री, ठीक है। अब 0 डिग्री से जब अपन ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से डिग्रियाँ बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए आप वेस्ट में देखें तो कितना डिग्री दिखा रहा है 69.30 डिग्री दिखा रहा है, पर जब आप ईस्ट की तरफ जाएंगे धौलपुर की तरफ जाएंगे तो ये 78.17 डिग्री, तो इधर की तरफ डिग्री बढ़ गया ना पूरब की तरफ। तो इसीलिए मैंने बताया क्या वो प्राइम मेरिडियन से जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ जाते हैं तो डिग्रियाँ बढ़ती जाती हैं। अब देखिए राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश के ऊपर स्थित है। अब देख 23 डिग्री 12 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट, और यहाँ पर कितना है 23 डिग्री 30 मिनट, तो इसके ऊपर से ही होगा, ठीक है। तो ये राजस्थान के कौन से 2 जिले से होकर गुजरती है ये बताइए, ठीक है। राजस्थान के कौन से 2 जिलों से गुजरती है आपको याद होना चाहिए। अब देखिए कर्क रेखा राज्य के डूंगरपुर जिले और तथा बांसवाड़ा 2 जगह से गुजरती है, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से होती हुई बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य में से गुजरती है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा के राज्य का सबसे नज़दीकी शहर स्थित है। जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय में आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उपोष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधीय में स्थित है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में प्रभावित माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कितनी बार काटती है 2 बार काटती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो कौन सी काटती है माही नदी काटती है। अब देखिए दुनिया के कुछ प्रमुख देशों से भी अधिक बड़ा है हमारा राजस्थान। देखो इसराइल से 17 गुना ज़्यादा बड़ा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसराइल से कितना 17 गुना ज़्यादा बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है। ग्रेट ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है। ये भी इसराइल और ग्रेट ब्रिटेन आप याद रख सकते हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ईरान, इराक, इटली, फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्विट्ज़रलैंड जैसे भी राजस्थान से क्षेत्रफल में छोटे हैं। उगते सूर्य का देश जापान का क्षेत्रफल कितना 3,77,812 स्क्वायर किलोमीटर है, और हमारा कितना है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर है, 239 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। आ जाइए, तो हमारा थोड़ा सा कम है उससे। राजस्थान का स्थलीय सीमा कितनी है 5,920 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। कितने किलोमीटर है 5,920 किलोमीटर है, ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है 1,070 किलोमीटर है। 1,070 किसके साथ लगाएगी पाकिस्तान के साथ होगी, ठीक है। और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है 4,850 किलोमीटर है, जो किन स्टेट्स के साथ लगाएगी सबसे ऊपर होगा पंजाब, ठीक है, पहला स्टेट। दूसरा कौन सा होगा हरियाणा। तीसरा कौन सा होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और चौथा कौन सा होगा गुजरात, ठीक है। मध्य प्रदेश होगा चौथा, गुजरात से पहले आपको यही देख रहा था कि आपको पता है कि, ठीक है। 5 बजा का गुजरात। तो इतने 5 राज्यों के साथ में हमारे क्या है इंटर स्टेट बाउंड्री है, और इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ है पाकिस्तान के साथ हम अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, जो कितनी है 1,070 किलोमीटर है। और 48 मतलब 4,850 किलोमीटर किसके साथ में हो गई इन स्टेट के साथ में हो गई। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान, अभी वनपाल का एग्जाम हुआ था, वन रक्षा का पता नहीं किसमें ये वाला क्वेश्चन आया था, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने राज्यों के साथ शेयर करती है, तो उसमें इस तरीके से आपको ये पूरे स्टेट पता होने चाहिए थे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनके साथ में हम बॉर्डर शेयर करते हैं। देखिए ये पंजाब होगा, ये रहा हरियाणा, ये रहा उत्तर प्रदेश, ये रहा मध्य प्रदेश और ये रहा गुजरात, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर, यह बॉर्डर देख सकते हैं, बॉर्डर की फोटो लगी हुई है आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल लंबाई 1,070 किलोमीटर है। 4 जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और बाड़मेर टच करते हैं। पाकिस्तान बहावलपुर यहाँ पर देख सकते हैं, पाकिस्तान की ये लाइन हो गई पूरी की पूरी, ठीक है। राजस्थान में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक अभी देख सकते हैं।
पाकिस्तान में बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान एवं सिंध प्रांत के 9 जिले। शुरुआत हिंदू मलकोट श्रीगंगानगर, अंत बाखासर बाड़मेर। ठीक है, अंत कहाँ होता है? बाखासर बाड़मेर, यहाँ पे पाकिस्तान में अंत होता है। सर्वाधिक निकट मुख्यालय श्रीगंगानगर हो गया। ठीक है, और सर्वाधिक दूर मुख्यालय बीकानेर हो गया। जो यहाँ पे सबसे बड़ा मुख्यालय कहाँ पर होगा? श्रीगंगानगर का, और सबसे दूर कहाँ का होगा? बीकानेर का मुख्यालय। आ जाइए, अब देखिए राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के कुल 4 जिलों के साथ लगती है। पहला हो गया श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, और इनके साथ में 1070 किलोमीटर हो गए। और इनमें से भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, सबसे ज़्यादा किसके साथ लगेगी? जैसलमेर के साथ लगेगी। कितनी? 464 किलोमीटर। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर किसके साथ है? बाड़मेर के साथ है। कितनी? 228 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे है गंगानगर, और बीकानेर के साथ में सबसे कम बॉर्डर शेयर है पाकिस्तान का, 168 किलोमीटर। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर जिला 464 किलोमीटर। ठीक है, और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये अपन ने देख ही लिया, बीकानेर। पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट नगर कौन सा है? श्रीगंगानगर। पाकिस्तान से सर्वाधिक दूरस्थ नगर है कौन सा? बीकानेर। निकट गंगानगर, दूर बीकानेर। ठीक, ऐसे याद करें, याद रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी? 4850 किलोमीटर। अब आपको ये बता ही दिए थे कौन कौन से राज्य लग रहे हैं, कितने कितने किलोमीटर है। इसमें सबसे ज़्यादा ये याद रख लीजिए, सबसे ज़्यादा किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं हम? मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे कम किसके साथ करते हैं? पंजाब के साथ में। कितना? 89 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा और सबसे कम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय जो सीमा है 4850 किलोमीटर। आपको ये अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कुल 5 राज्यों को छूती है, जो अपन ने अभी देख ही लिया था। ठीक है, अब आ जाइए, पंजाब की सीमा पर 2 जिले कौन कौन से हैं? श्रीगंगानगर न्यूनतम, हनुमानगढ़ सर्वाधिक। पंजाब की सीमा जो हमारे पंजाब के साथ टच करती है ना, ऊपर देखो मैप में दिखाता हूँ, ऊपर से कहाँ गया मैप? आप ये देखेंगे ना, ये हो गया पंजाब का नक्शा, आपको दिख रहा हो थोड़ा। ठीक है, और ये हो गया हरियाणा का। तो पंजाब के साथ में अगर यहाँ देखें तो पंजाब बस इतने से किलोमीटर है, बाकी ये पूरा हरियाणा है। ठीक, आ जाइए वापस से वहीं आ जाइए जहाँ थे। अब देखिए पंजाब सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगा रहा है? सर्वाधिक। ठीक है, हनुमानगढ़ के साथ लगाएगा, और सबसे कम किसके साथ लगाएगा? गंगानगर। क्योंकि जब आप इस पर ऐसे देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर तो गंगानगर होगा, और ये थोड़ा हिस्सा ज़्यादा वाला हनुमानगढ़ का होगा। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कई बार। ठीक है, हरियाणा के कुल सीमा पर 7 जिले हैं। हनुमानगढ़ सर्वाधिक है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर एवं जयपुर न्यूनतम। ठीक है, सर्वाधिक कौन सा? हनुमानगढ़ हरियाणा के साथ में, और सबसे कम सीमा कौन की है? जयपुर की है। ठीक, मध्य प्रदेश की सीमा पर 10 जिले हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा जिले किसके हैं? मध्य प्रदेश के। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आपको ये थोड़ा सा याद रखना चाहिए। मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान के कितने जिले टच होते हैं? 10 जिले टच होते हैं। कौन से? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ 2 बार हो रहा है, बारां 2 बार हो रहा है, इसलिए आपको याद रखना है ना। बारां नहीं, सॉरी, कोटा 2 बार हो रहा है, और चित्तौड़गढ़ 2 बार हो रहा है। भीलवाड़ा न्यूनतम है, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। तो ऐसे 2 जिले जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा टच करते हैं, एक तो चित्तौड़गढ़ हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा कोटा हो गया। ठीक है, गुजरात की सीमा पर 6 जिले हैं। ये भी पूछा गया है, गुजरात के साथ में हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट अड़ते हैं? तो हमारे 6 जिले अड़ते हैं। बाड़मेर न्यूनतम, सबसे कम बाड़मेर टच होता है, और सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? उदयपुर। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा टच होता है? उदयपुर सबसे बड़ा है, उदयपुर ही हो जाएगा। आ जाइए, अब देखिए पंजाब। राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा पंजाब की है, लगती है। राजस्थान व पंजाब के मध्य कुल कितने? 89 किलोमीटर लंबी सी लगती है। पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ की सीमा लगती है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। जिसमें से पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा श्रीगंगानगर जिले की व सबसे कम सीमा हनुमानगढ़ जिले की लगती है। राजस्थान के साथ पंजाब के 2 जिले फजिल्का व मुक्तसर की सीमा लगती है, और ये 2 आप याद रख सकते हैं। पंजाब के साथ में फजिल्का व मुक्तसर, अब याद रखो तो रख लो, वरना देखो कह नहीं सकते, आ भी जाए क्वेश्चन तो। अब देखो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं मैप,
ये आपके सामने मैप हो गया पूरा पूरा। ये एक जो पार्ट है ये किस चीज़ को दिखा रहा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसमें भी दो हैं, जैसे ड्राई डेजर्टिक पार्ट, ये वाला हो गया ड्राई सूखा, ठीक है, और ये वाला हो गया अर्ध सेमी, है ना, अर्ध सूखा, सेमी ड्राई डेजर्टिक पार्ट। ये ड्राई डेजर्टिक पार्ट हो गया और ये सेमी ड्राई डेजर्टिक पार्ट हो गया। अब देखिए पश्चिमी मरुस्थल एक के भी दो हिस्से किया जा सकता है। दूसरा हो गया अरावली पर्वत, ये ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, ये हो गया अरावली, ठीक है। पूर्वी मैदानी भाग ये हो गया पूरा, जो ये पार्ट दिख रहा है ये ईस्टर्न प्लेन्स हो गए, और ये दक्षिणी पूर्वी पठार, ये क्या हो गया, सदर्न प्लेट्यू, साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू, प्लेट्यू रीजन हो गया। आ जाइए नेक्स्ट देखें। अब देखिए थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल कहाँ पर है, ये हो गया नॉर्दर्न पार्ट और ये हो गया वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में मतलब इस तरीके से आप ये देखेंगे तो ये वेस्ट वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये थार का मरुस्थल पड़ता है पूरा का पूरा। यहाँ पढ़िए, देखिए ये उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है, उत्तर ये वाला हो गया, पश्चिमी ये वाला रीजन हो गया, और इस साइड में पड़ रहा है राजस्थान के कौन से पार्ट में पड़ रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर आता है, इसीलिए उत्तर पश्चिम बोला गया। ये तैतीस सागर का अवशेष है जो अभी अपन ने पीछे देखा था। ये ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी विस्तार है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको याद रखना है। कौन सा, पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल, उसका विस्तार बोल सकते हैं, जो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। इसका भारत में मरु प्रदेश या फिर थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। कौन सा, चोलिस्तान। हमारे कौन सा, मरु प्रदेश या फिर थार का मरुस्थल, और पाकिस्तान में चोली, चोली याद करिए, चोली, ठीक है, चोलिस्तान। थार का रेगिस्तान उत्तर पश्चिम में लगभग कितना, 640 किलोमीटर लंबा तथा लगभग 300 किलोमीटर चौड़ा है। ये थोड़ा सा आप इसकी लेंथ एंड ब्रेथ भी याद रख सकते हैं कि लंबा कितना है, 640 किलोमीटर है, लगभग 300 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है। इसका विस्तार बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ सहित कितने, 12 जिलों में है ना, हनुमानगढ़ गंगानगर सहित 12 जिलों में। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था कि थार का जो मरुस्थल है कितने जिलों में एक्सटेंडेड है, तो ये कितने, 12 जिलों में एक्सटेंडेड है। आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ये देखिए अपन ने देख लिया था, यहाँ से ये अरावली हो गई, अरावली प्रदेश वाला, ये ईस्टर्न प्लेन्स हो गए, ये वाले दिख रहे हैं जो, ठीक है, और ये हड़ौती रीजन हो गया, ये प्लेट्यू रीजन हो गया। और ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट समझते हैं। देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब है, ड्रिफ्ट मतलब जैसे मान लीजिए खिसकना, ठीक। अब ये कॉन्टिनेंट्स क्या थे, पहले ऐसे जुड़े हुए थे सारे कॉन्टिनेंट अपनी जगह पे। एल्फ्रेड वैगनर ने ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। हालांकि इतना डेप्थ में नहीं आएगा क्वेश्चन, वैसे बता रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर ये सारे एक साथ थे, और ये क्या थे कि अब ड्रिफ्ट कर करके मतलब अलग हो गए। जैसे अफ्रीका पर ने पीछे देखा था कि अफ्रीका पहले कहाँ था, यहाँ पर, मतलब साउथ अमेरिका कहाँ था, अफ्रीका के जस्ट चिपका हुआ था। मैं कौन से पेन से बनाऊँ उसको, मैं बनाता हूँ लाल पेन से। अब ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से, ये जो अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका था, वो इस जगह पे था। इंडिया जो था वो यहाँ था, यहाँ से खिसक के वहाँ चला गया। ये देखिए ये रहा इंडिया, यहाँ से खिसक के कहाँ पहुँच गया, यूरोशियन प्लेट से टकराया, वहाँ चला गया। ये रहा साउथ अमेरिका, ये इस साइड में मूव कर गया लेफ्ट में, इंडिया मूव कर गया राइट की तरफ, ठीक है। ये नीचे की तरफ मूव कर गए इधर, जैसे है ना, अलग अलग साइड में ये मूव करके चले गए। नॉर्थ अमेरिका उस साइड में मूव कर गया, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में। तो ये इस तरीके से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये बताती है कि सब पहले क्या थे, सारे कॉन्टिनेंट एक जगह थे। देखो ये जो लैंड मास था इसको बोला गया था पेंजिया, और ये जो ओशनिक पार्ट था इसको बोला गया था पेंथलासा। याद रख देता हूँ, ठीक है। आ जाइए आगे, इतना डेप्थ में नहीं आएगा पर आपको। अब देखिए ये आप राजस्थान का नक्शा देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देखिए पाकिस्तान का बॉर्डर, और ये हो गया गंगानगर वाला रीजन, और ये हो गया हनुमानगढ़। अब ये देखिए गंगानगर के साथ में पंजाब की कितना बॉर्डर लगा हुआ है, और हनुमानगढ़ के साथ कितना लगा हुआ है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, है ना। आ जाइए आगे चलते हैं। देखिए यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना, 61.11% है। क्या चीज़, ये मरुस्थल जो डेजर्ट पार्ट है, डेजर्ट ऑफ राजस्थान जो है उसकी बात कर रहा है। ये राजस्थान में जैसे मान लीजिए आपने ये एरिया खींचा, तो ये कितना है, 61.11% है। आपको ये अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे जनसंख्या कितनी निवास करती है, 40%, ठीक है। अब जैसे ये तो हो गया 61%, और ये कितना हो गया, 38.9% एरिया। इसमें कितनी है, 60% जनसंख्या निवास करती है। तो आप ये देखिए जो अरावली के वेस्ट साइड में है डेजर्ट पार्ट, वहाँ तो 40% जनसंख्या निवास कर रही है।
और अरावली के जो ईस्टर्न पार्ट है, जो जिसका एरिया 38.9% के आसपास पड़ता है करीब करीब, उसमें कितनी है 60% जनसंख्या निवास कर रही है। और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए, जो कि लगभग 2/3 हिस्सा है, कितना 2/3 एरिया पड़ेगा एक तरीके से, ठीक है। और वैसे अगर एक्चुअल कितना होता 67 हो जाता ये पूरा परसेंटेज, तो ये 2/3 हो जाता, बिल्कुल एक्यूरेट है ना। में 142 डेजर्ट ब्लॉक है, कितने हैं 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं, जिसमें से 85 डेजर्ट ब्लॉक राजस्थान में है। और ये 85 जो राजस्थान के डेजर्ट ब्लॉक्स हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं, तो 85 डेजर्ट ब्लॉक हैं, याद रखना है ना। थार के मरुस्थल में कुल जनसंख्या का लगभग कितना 40% भाग निवास करती है। और थार के मरुस्थल में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं उनमें उन सब में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, थार के मरुस्थल में निवास करती है। और जैव विविधता भी सब सर्वाधिक यहीं पाई जाती है। अब देखिए, थार का मरुस्थल विश्व का सबसे युवा मतलब यंग और सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ पे कितनी है 40% करीब करीब जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति घनत्व आता है वो कितना आता है 100 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब हर एक स्क्वायर किलोमीटर में, जैसे मान लीजिए ये 1 स्क्वायर किलोमीटर का ब्लॉक हो गया, ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर हो गया ये, और ये 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है। 1 किलोमीटर ऐसे जाइए और 1 किलोमीटर ऐसे जाइए ऊपर की तरफ, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें कितने हैं 100 लोग रहते हैं करीब करीब, ऐसे एवरेज ये निकाला जाता है। अब देखो, मरुस्थल है इस प्रदेश का सामान्य ढाल पूर्व से। अब ये जो ढाल है ना, इस पे से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो इसको अच्छे से याद करना है आपको, ठीक है। मैं एक मिनट थोड़ा सा क्लियर करके फिर बताता हूँ आपको। देखो, इस प्रदेश का जो सामान्य ढाल है वो पूर्व से पश्चिम, पूर्व किधर है ईस्ट इधर है, पश्चिम की तरफ वेस्ट इधर है, तो यहाँ से यूँ इस तरीके से ढाल है। क्योंकि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे नदी है, ये बिल्कुल इसी रेखा के पास में कौन सी नदी है, घग्गर नदी, ठीक है, घग्गर नदी है यहाँ पर। और पूर्व से पश्चिम की तरफ ढाल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर है अरावली माउंटेन्स। ये अरावली माउंटेन्स ऊंचे होंगे, और माउंटेन से जब इधर की तरफ नदियाँ बहेंगी तो नीचे की तरफ बहेंगी, तो इसका ढाल भी इधर पूर्व से पश्चिम की तरफ है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। याद क्या रखना, ट्रिक से समझ लीजिए, जहाँ पे पहाड़ होंगे वो ऊंचे होते हैं, ज़मीन हमेशा नीची होती है, और रेगिस्तान की तरफ और ज़्यादा नीची होती जाएगी। तथा उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर। क्यों, क्योंकि आप लूनी रिवर का फ्लो एरिया देख लीजिए, वो कैसे बहती है। लूनी रिवर ऐसे बहती है, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको ये बताया जा सके। अब बस नदियों के ढाल से ही जो एरिया होता है उसको भी पता कर सकते हैं उसका ढाल किधर है ना। नदियाँ जिधर बहती हैं उस हिसाब से देख लीजिए। अब ये अरावली हो गया, यहाँ पे अजमेर हो गया, अजमेर से नाग पहाड़ी होते हुए इस तरीके से लूनी रिवर बहती है, ठीक है। अब लूनी रिवर कैसे है, नॉर्थ ये हो गया, साउथ ये वाला रीजन हो गया, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मतलब इधर ढाल हो गया ज़मीन का, ठीक है। और ऐसे ही बह रही है तो इधर कितना हो गया, वेस्ट की तरफ ढाल हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ और ईस्ट से वेस्ट की तरफ ढाल होगा राजस्थान का। ये बिल्कुल ईजी है, आप ऐसे याद समझेंगे तो आपको याद रहेगा। अब देखिए, यहाँ मिट्टी, कैसी मिट्टी मिलती है यहाँ पर रेगिस्तान में, रेतीली बालुई मिट्टी मिलती है, बलई है ना, रेती बलई या बालुई ऐसे बोल सकते हैं। लवड़ियाँ का मतलब सॉल्ट, जिसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा मिलेगा। यहाँ की मृदा में जैविक पदार्थों की कमी है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर क्या है, कम है, निम्न है, लो है। और लवणता अधिक होती है ना, लवणता मतलब सैलिनिटी, ठीक है। सैलिनिटी कैसी है, यहाँ ज़्यादा है, और ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे कम मिलेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक कंटेंट। अब देखिए, वर्षा 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर रेनफॉल जो होती है इस एरिया में, 20 से लेके 50 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। यहाँ से एग्जाम में 50 बार क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको याद रखना है। यहाँ वर्षा जुलाई से सितंबर के मध्य होती है, जो हमारा मानसून रीजन होता है, मानसून पीरियड, ठीक है, मानसून पीरियड होता है, उसी में रेनफॉल होती है। और मानसून पीरियड का डायरेक्शन क्या होता है, ये होता है साउथ वेस्ट मानसून होता है एक तरीके से, मतलब साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, ठीक। अब देखिए, जलवायु शुष्क और उष्ण एंड अत्यधिक विषम कैसी होती है, ड्राई, ट्रॉपिकल उष्ण होता है ट्रॉपिकल, एंड अत्यधिक कैसी होती है, विषम होती है। दैनिक तापांतर अधिक होने के कारण यहाँ का विस्तार, अब ऐसे भी ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान में दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, फिर आपके सामने ये जिलों के नाम है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा रेगिस्तान होता है वहीं सबसे, देखो जहाँ रेगिस्तान होगा ना वहाँ जो डायurnal टेम्परेचर होता है, मतलब दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्योंकि यहाँ पे रात में तो क्या माइनस में चला जाएगा और दिन में प्लस में होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 48 डिग्री है, 48 डिग्री तक चला जाएगा, 50 डिग्री के ऊपर भी चला जाता है कभी कभी, है ना। और यहाँ पर माइनस में भी चला जाएगा 20 से 30 डिग्री तक, ठीक है।
तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं बहुत नीचे भी चला जाता है रेगिस्तान का टेम्परेचर, रेगिस्तान में। ठीक, अभी यहाँ देखिए विस्तार रेत, दैनिक तापांतर अधिक होने के कारण यहाँ की विस्तृत रेत है शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडी हो जाती है। ठीक है, तापमान गर्मियों में उच्चतम कितना है 49 डिग्री सेंटीग्रेड, और सर्दियों में कितना -30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी यहाँ बताया 20 से 30 डिग्री और 48 डिग्री के आसपास, मतलब 49 डिग्री तक यहाँ पे मैक्सिमम चला जाता है। प्रमुख फसलें कौन सी हैं? बाजरा, मोट ग्वार, मतीरा, जीरा, तिल, मूंग, चना, गेहूँ, सरसों। रसदार फल हो गए। वनस्पति कैसी है? बबूल, कींकर, कुमुट, खिजड़ी, केर, बेर, फोग, बुई, खीप, धामन, सेवण घास यहाँ पे मिलती है। सेवण घास कहाँ मिलती है? राजस्थान में। ये कई बार पूछा गया है, सेवण घास, धामन घास, तो ये राजस्थान के रेगिस्तानी पार्ट में ही मिलती है। अब देखिए मरुस्थल की नदियाँ कौन कौन सी हैं। लूणी नदी के बारे में अभी हमने बात करी थी। कांतली नदी, घग्गर नदी और कांकनी नदी। तो मैं एक बार यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको बताया जा सके कौन सी नदी कहाँ बह रही है, क्योंकि देखो नदियों तो आएंगी, आपको ये लोकेशंस पता होंगी तभी पता होगा, और जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन सी नदी कहाँ पर बहती है राजस्थान में। ठीक है, अब ये देखिए घग्गर नदी, ये रहा भाव क्षेत्र। ठीक, लूनी नदी यहाँ पे नागपाड़ी से ओरिजिनेट होकर इधर बाड़मेर, बालोतरा, और ये हो गई कांकनी नदी, कांकने या कांकनी नदी बोल सकते हैं, और कांतली नदी इधर शेखावटी रीजन की हो गई। कांकनी, घग्गर, कांतली और लूणी आपको पता ही है, ये लूणी। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, थार के मरुस्थल, मैं चेंज कर देता हूँ। थार के मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि थार के मरुस्थल को कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को डिवाइड करती है 2 भागों में, कौन कौन सी? तो ये कितने हो गई? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा हो गई। कैसे? आ जाइए इसको समझते हैं। देखो अब मैं पहले मैप बना लेते हैं राजस्थान का, क्योंकि बिना मैप के तो कैसे समझ में आएगी चीज़ें। अभी राजस्थान का कुछ मैप बन गया है। अब यहाँ देखिए ये तो हो गया अरावली। अब अरावली के इधर यहाँ देखिए ये वाला हिस्सा अपन ने देखा था ड्राई डेजर्टिक पार्ट। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे शुष्क मरुस्थल। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा है जिसे मैं डार्क पोर्शन में मार्क कर रहा हूँ, इसको बोला जाता है सेमी ड्राई डेजर्टिक पार्ट। ठीक है, अब ये सेमी ड्राई डेजर्टिक पार्ट है, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थली प्रदेश। ठीक, अब ये जो लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये जो डार्क करी है मैंने लाइन, इस लाइन के इस साइड में जो रेनफॉल होती है वो कितनी होती है? 0 से लेके 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। ठीक है, और जो ये सेमी ड्राई डेजर्टिक पार्ट है ये वाला, ठीक है, इसमें कितनी होगी? 25 से लेके 50 सेंटीमीटर रेखा। तो अब इसने क्या किया? थार के मरुस्थल को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तो शुष्क मरुस्थली प्रदेश जिसमें कितनी 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो रही है, और दूसरा हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थली प्रदेश जिसमें कितनी 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो रही है। और ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आप समझ जाइए कि आपके 1 नंबर पक्का हो गया, क्योंकि कई बार बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया, और अभी रिसेंटली वनपाल वाला एग्जाम हुआ था तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ जिससे आपको ये आगे की चीज़ें समझाई जा सके। ठीक, अब यहाँ देखिए शुष्क मरुस्थल, इसमें बता रखा बालू का स्तूप, सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? आपने टीले देखोगे रेत के, उन्हें सैंड ड्यून्स बोला जाता है। ठीक है, अब राजस्थान में क्या है, 2 तरह के टीले बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे बालू का स्तूप बोला गया तो इसे बोला जाता है सैंड ड्यून्स। ठीक, अब इसमें नाम है, एक तो है बरखान और दूसरे होते हैं पैराबोलिक। ठीक है, अब ये बरखांस और पैराबोलिक में क्या डिफरेंस होता है मैं यहाँ पे बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आ सके। देखो अगर सैंड ड्यून्स अर्धचंद्राकार इस तरीके का है, ठीक है, इस तरीके के होते हैं सैंड ड्यून्स, आपने देखे होंगे रेत के टीले, ये वाली साइड उठी हुई होती है और इस तरीके से विस्तार होता है। तो हवा जब इधर से चलती है तो ये होते हैं बरखांस। ठीक है, हवा जिधर से चलती है और उसके अपोजिट में उसका क्या बन रहा है? अर्धचंद्राकार बन रहा है। अब यहाँ देखिए ना, चांद का ये गोल कर्व तो आउटर साइड में हो गया, इनसाइड कौन सा हो गया? अंदर वाला लीवर्ड साइड है ना। ये तो हवा आ रही है, इसको बोलेंगे लीवर्ड साइड। ठीक है,
नहीं, इसको बोलेंगे विंडवर्ड साइड, ठीक है। जिधर से हवा आ रही है उसको विंडवर्ड साइड, और जिधर से हवा नीचे उतर रही है उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, ठीक है। इसको बोलेंगे विंडवर्ड साइड। अब बरखान और पैराबोलिक में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, शेप इस तरीके से होगी, ठीक है। ये देखो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इस पर अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, पैराबोलिक और बरखांस टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स। अब ये हो गया विंडवर्ड साइड, हवा कहाँ से चढ़ रही है, यहाँ से चढ़ेगी और उतरेगी किधर से, इधर से उतर जाएगी हवा। इस पर चढ़ने के बाद में ऐसे उतर के नीचे की तरफ चली जाएगी। तो ये वाला हिस्सा क्या होता है, ये ऐसे चढ़कर ऐसे नीचे उतर जाती है, ठीक। ये हो गया पैराबोलिक। हवा अगर इसके अंदर घुस रही है, बरखान के मतलब सैंड ड्यून्स है, तो उसको पैराबोलिक, और हवा उसके पीछे से आगे निकल रही है, मतलब इस तरीके से पीछे की साइड से अंदर की साइड आ रही है, तो उसे बोले जाएगा बरखांस। ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी, और नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं। आप वैसे हमारा एक लेक्चर है राजस्थान ज्योग्राफी का, उसके अंदर इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है, मतलब पूरा आधा घंटा लेके समझाया गया, तो उसको देख लीजिए आप, है ना। लुजनी बेसन, नागौर की उच्च भूमि, शेखावटी का अंत प्रवाह क्षेत्र और घग्गर का मैदान, ये कहाँ हो गए, सारे अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश हो गए, इसके अंदर पड़ेंगे। लूनी अपन ने रिवर पड़ी थी, यही है। नागौर की उच्च भूमि भी ये यहाँ पे पड़ेगी इस जगह पर, ठीक है। शेखावटी अंत प्रवाह रीजन हो गया, घग्गर नदी प्रदेश हो गया। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल में देखिए अपन ने पढ़ाई है, ये वाला जो रीजन है ये शुष्क मरुस्थल में आएगा। कितने सेंटीमीटर रेखा, 0 से लेके 25 सेंटीमीटर रेखा वाला क्षेत्र हो गया। और ये वाला कितना हो गया, 25 से लेके 50 सेंटीमीटर रेखा हो गया। कौन सा, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश बोलेंगे इसको, या फिर सेमी ड्राई डेजर्टिक पार्ट। और ये हो गया ड्राई डेजर्टिक पार्ट, ठीक है, सेमी ड्राई डेजर्टिक पार्ट, ऐसे याद कर लीजिए आप इनको। अब ये देखिए बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यहाँ पर क्या है, आपको कोई भी बालू का स्तूप नहीं मिलेंगे इस वाले रीजन में। कुछ हिस्सा जैसलमेर का हो गया, कुछ बाड़मेर का हो गया, थोड़ा बहुत जोधपुर का हो गया, ठीक है। आ जाइए, अब यहाँ देखिए इस भाग में जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, ये वाला रीजन, इसमें 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसका विस्तार कच्छ की खाड़ी से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे पंजाब तक फैला हुआ है। ये इंटरनेशनल बाउंड्री हो गई आपके सामने, और कहाँ तक, पंजाब तक फैला हुआ है ये वाला रीजन। शुष्क मरुस्थल को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, एक सैंड ड्यून्स और एक बालू का स्तूप। अपन ने सैंड ड्यून्स के बारे में पढ़ा कि राजस्थान में 2 सैंड ड्यून्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है बरखान, दूसरे हैं पैराबोलिक, ठीक है, पहला बरखान और दूसरे पैराबोलिक। ये तो क्या है, पैराबोलिक हवा के विपरीत बनते हैं, और बरखांस क्या है, हवा की साइड बनते हैं, बस ऐसे याद रखना है आपको। आ जाइए, अब देखिए स्टूडेंट्स, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, मतलब बालू का स्तूप किन किन रीजन में मिलेगा। इसका विस्तार जैसलमेर एक, दूसरा नीचे बाड़मेर है, तीसरा बीकानेर और चौथा जोधपुर। इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमें क्या मिलेगा, बालू का स्तूप मिलेंगे, तो आपको ये याद होना चाहिए। अब देखिए अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये पवन के वेग के समकोण पर बनते हैं। इसका मतलब इस तरीके से है, जैसे समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, जैसे ये 90 डिग्री का एंगल होता है, इसी को समकोण बोला जाता है ना। अब क्या है, इसमें हवा जैसे मान लीजिए ऐसे आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है, तो इसमें जो बालू का स्तूप कैसे बनेंगे, इस तरीके से बनेंगे। इनकी डायरेक्शन क्या होगी, हवा के बिल्कुल 90 डिग्री पर होगी, ठीक है। ये हो गए अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। दूसरे हो गए अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य का मतलब है कि पवन के वेग के समांतर, जैसे मान लीजिए अब क्या है, पवन तो इधर से आ रही थी, विंड की डायरेक्शन थी ना, ये वाली ऊपर वाली विंड की डायरेक्शन किधर है, ये सैंड ड्यून्स हो गए, ठीक। अब क्या है, विंड की डायरेक्शन यहाँ से चलेगी इधर इस साइड में, है ना। अभी विंड की डायरेक्शन कैसे है, ये वाली, तो ये कौन से का, अनुदैर्घ्य होगा, ये वाले, समझ गए। और ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ये वाले हो गए, यहाँ से इसको हटा दीजिए, इसको इधर ले जाइए। तो ये विंड की डायरेक्शन कैसे है, इनके बीच में से निकल जाएगी, जो सैंड ड्यून्स हैं, मतलब विंड भी इधर बह रही है, सैंड ड्यून्स भी उस साइड में ही बह रहे हैं, मतलब समांतर है, बिल्कुल इक्वल है, पैरेलल है, ठीक। फिर तीसरे हो जाएंगे पैराबोलिक बालू का स्तूप। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, जिसको यहाँ पे बनाया जा सके, पैराबोलिक कौन से होते हैं। अब देखिए पैराबोलिक क्या होते हैं, विपरीत दिशा में बनते हैं, उल्टे बनेंगे। इनका क्या होगा, जो क्रिसेंट शेप होगा, जो चंद्राकार, आधा चंद्रकार, चंद्रा ऐसे ही तो होता है, हाफ चंदा, तो आधा जो चंद्रमा है उसके अंदर से बहते हैं, मतलब ऐसे अंदर की तरफ से, तो इसे बोलते हैं विपरीत दिशा में, मतलब हवा बह रही है। एक्चुअली क्या है, बालू का स्तूप बनना ऐसे चाहिए था, ये वाला नीचे से यूं, क्यों, हवा जिस साइड से बहती है उस साइड इसका डोम शेप बनता है, जिस गोलाई वाला शेप है ना, ये वाला तो इस साइड में आना चाहिए जिधर से हवा बह रही है।
विंड, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, पैराबोलिक में विंड के बिल्कुल अपोजिट उल्टा बनता है, इसके अंदर हवा ऐसे जाकर फिर ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतर जाती है, जबकि ऊपर से नीचे उतरनी चाहिए थी हवा, ठीक है। तो इसीलिए ये वाले पैराबोलिक्स हो गए, आपको इनकी शेप पता होनी चाहिए, और ये वाले हो गए बरखांस, ये पीछे बताया था आपको, ठीक है। अब देखिए शब्र काफिज बालू का स्तूप, ये कहाँ बनेंगे, ये मरुस्थली वनस्पति के आसपास बनने वाले हैं, जो पेड़ पौधे वेजिटेशंस लगा है उसके आसपास में बनते हैं ये वाले। बरखान बालू का स्तूप ये आपको बता ही दिया। उर्मिकाय बालू का स्तूप, ठीक है, लहरदार बालू का स्तूप होते हैं इस तरीके से, लहरदार जो बहुत ज़्यादा लहरदार बनेंगे उन्हें उर्मिका बालू का स्तूप कहा जाता है। अब देखिए सीफ क्या होता है, पवनों के वेग के कारण लंबे बालू का स्तूप बनते हैं, इनके बीच में कटी आकृति या खाली जगह को सीफ कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए ये भी आपके सामने बना देते हैं एक बार को, जिससे आप इन्हें समझ पाए, ठीक है। आप कभी ओशियन के किनारे पे देखा होगा आपने, इस तरीके से बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो खाली जगह है ना, इसको बोला गया सीफ, ठीक है। ये वाली खाली जगह इनके बीच में होती है, जैसे लहरदार टीले बन गए, फिर खाली जगह आ गई, फिर बन गए, फिर खाली जगह आ गई, तो ये खाली जगह को क्या बोलेंगे, सीफ बोला जाएगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, ठीक है। अब कहाँ कहाँ बालू का स्तूप नहीं मिलेंगे, इस क्षेत्र में टर्शियरी युग के अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें चूना पत्थर की अधिकता होती है। तो हम ये कह सकते हैं जो लाइम स्टोन है, ठीक है ना, वो अधिकता कौन से पीरियड की है, टर्शरी पीरियड की है, ठीक है। और चूना पत्थर को ही लाइम स्टोन बोला जाता है, हिंदी में चूना पत्थर बोल लीजिए, इंग्लिश में लाइम स्टोन बोल लीजिए। अब ये अवसादी परतदार, अवसादी का मतलब होता है सेडिमेंट्री, ठीक है। सेडिमेंट्री मतलब जो, जैसे मान लीजिए पहाड़ है, पहाड़ में से पत्थर टूट टूट के नीचे गिर गए, ठीक है, और यहाँ पर कुछ कंकड़ पत्थरों के साथ में हवा के मिट्टी के कण हो गए, तो अब क्या है, ये हाई प्रेशर के कारण, ये नीचे दबने के कारण ये भी क्या होता है, रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं लंबे समय में। तो अब ये अवसादी परतदार चट्टानें ये कैसे बनी है, सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के कारण अवसादी चट्टानों का फॉर्मेशन होता है। इस क्षेत्र में थार का घड़ा, चंदन, नलकूप, लाठी सीरीज, भूगर्भिक पट्टियाँ, अब ये सारी क्या है, ये लाठी जो सीरीज है इसी को ही थार का घड़ा, चंदन, नलकूप बोला जाता है। लाठी सीरीज क्या है, जैसलमेर में, एक मिनट में यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करके आपको बताता हूँ। देखो ये राजस्थान का मैप हो गया आपके सामने, ये वाला इस तरीके से हमने बनाया, ठीक है, ये राजस्थान का मैप बनाया। अब ये जैसलमेर है, जैसलमेर में इस साइड में यहाँ पर क्या है, भूगर्भिक, जमीन के नीचे हमें क्या है, एक थोड़ी चौड़ी सी है ना, जल के साक्ष्य, जल के मतलब ये मान लीजिए क्या मिलेगा, भूगर्भिक जल मिलेगा, मतलब ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। अब इस जल को क्या बोला जाता है, लाठी सीरीज बोला जाता है, ठीक। देखो यहाँ पर पढ़ लीजिए आप, जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सारे विस्तृत एक भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी, जहाँ उपयोगी सेवण घास अधिक मात्रा में पाई जाती है। एक्चुअली क्या, ये लाठी जो सीरीज है इसके किनारे किनारे पर यहाँ पर क्या है, ये जमीन के नीचे एक्वाफर्स बनते हैं, इंग्लिश में तो एक्वाफर्स बोला जाता है ना, तो ये लाठी सीरीज क्या हो गई, एक्वाफर हो गई एक तरीके से। अब जमीन के नीचे जो पानी होता है वो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा ऊपर भी आ जाता है, आपने कहीं देखा होगा, है ना। अब ये जो पानी है ये क्या है, यहाँ पे सेवण घास उगती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये लाठी सीरीज। तो इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसलमेर में है लाठी सीरीज, आपको याद रखना है। देखो अर्ध शुष्क मरुस्थल, इस भाग में 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, इसमें 4 भागों में बांटा गया है। अर्ध शुष्क सेमी ड्राई डेजर्टिक पार्ट, जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा, ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो गया ये वाला, इसको सेमी ड्राई डेजर्टिक पार्ट बोला, 25 से 50 सेंटीमीटर, अभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। इसमें लूनी बेसन, नागौर के उच्च भूमि, शेखावटी का अंत प्रवाह क्षेत्र कौन सा हो गया, ये वाला हो गया रीजन, ठीक है। घग्गर का मैदान हो गया, ये पूरा घग्गर का मैदान हो गया। अच्छा अब देखिए लूनी बेसन देख लेते हैं। बेसन का मतलब बताए क्या होता है, देखो जहाँ जितने एरिया में लूनी रिवर बहेगी वो सब उसका बेसन है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं जो एक रिवर होती है और उसका जो कैचमेंट एरिया होता है, ठीक है, कैचमेंट एरिया जो होता है उसी को ही बेसिन बोला जाता है। इतना आपको याद रखना। जैसे ये रिवर कौन सी, लूनी रिवर हो गई, अब ये नदियाँ आके इसमें मिल रही हैं, है ना। ऊपर से तो वैसे एक ही रिवर आके मिलती है, चलो उसका नाम बताओ। लूनी में ऊपर से जो एक रिवर आके मिलती है, राइट बैंक रिवर कौन सी है, राइट लेफ्ट, ये सारी बैंक रिवरें हमने बहुत अच्छे से आपको ज्योग्राफी के लेक्चर्स में समझाई थी। अभी तो क्या रिविजन सीरीज चल रहा है तो इसे थोड़ा तेज चल रहा है, पर समझाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। आ जाइए अब देखिए, नदियों के द्वारा निर्मित मैदानों को बेसिन कहा जाता है, ठीक है।
नदियों के द्वारा जो मैदानों का फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोला जाता है, बेसिन कहा जाता है। लूनी बेसिन का निर्माण लूनी नदी के द्वारा हुआ है। इसके अंतर्गत जालोर, पाली, बाड़मेर जिले आते हैं, जिनको गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। तो गोडवाड़ प्रदेश कौन से रीजन को कहा जाता है, जालोर, पाली व बाड़मेर रीजन में गोडवाड़ रीजन है। ये क्वेश्चन वनपाल वन रक्षक में पूछा गया था, ठीक है, आपको ये आना चाहिए। बाड़मेर में मोकलसर से सिवाना तक 56 गोलाकार पहाड़ियां हैं, और ये 56 की जो गोलाकार पहाड़ियां हैं इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पर है, सिवाना, ठीक है, मतलब कहाँ पर, बाड़मेर से जालोर सिवाना के बीच में ये 56 की पहाड़ियाँ मिलती हैं, जिन्हें 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं, ठीक है। गोलाकार पहाड़ियाँ कहते हैं, गोलाकार। इन पहाड़ियों में नकोड़ा पर्वत व हल्देश्वर की पहाड़ी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। ये दोनों भी नाम आपको याद होने चाहिए कि जो 56 की पहाड़ियाँ हैं इनमें कौन कौन सी दो पहाड़ियाँ फेमस हैं, एक तो नकोड़ा पर्वत हो गया और एक हल्देश्वर पहाड़ी हो गई, ठीक है। हल्देश्वर पहाड़ी पर पीपलूंद गाँव बसा हुआ है, जिसे राजस्थान का लघु मतलब छोटा स्मॉल माउंट आबू कहा जाता है, लघु माउंट आबू भी कहा जाता है ना। और वैसे माउंट आबू कहाँ पर है, सिरोही के अंदर। जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, और ये जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछा है, कई सारे नाम दे दिए और उसमें से एक लिखा था जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ मिलेंगी, आपको जालोर में मिलेंगी। ज से जसवंत, ज से जालोर याद करें। जिसमें सूंधा पर्वत पर स्थित एक क्या बनाया गया, रोप वे बनाया गया है, ठीक है। रोप वे क्या होता है, एक तार होता है ना, इस तरीके से एक पहाड़ पे इधर बांध देते हैं, फिर इधर से इधर जाना है मान लीजिए आपको, तो एक इस तरीके से क्रैश सा बना होता है, इसके अंदर बैठ जाइए, इधर से आ जाइए और चले जाइए, है ना, नीचे से ऊपर, ऊपर से ले जाने के लिए तार के सहारे पहाड़ों को एक दूसरे से क्रॉस करने के लिए होती है। देखो नागौर की उच्च भूमि, ये नागौर में फैली हुई है, जो समुद्र तल से लगभग 500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। शेखावटी का अंत प्रवाह क्षेत्र। अब देखो नागौर की उच्च भूमि कहाँ पड़ेगी, नागौर इस वाले रीजन में पड़ेगा। ये नागौर में फैली हुई है, जो समुद्र तल से कितनी है, 500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। 500 मीटर आपको याद रखना है, काफ़ी ऊंची है ये उच्च भूमि। शेखावटी का अंत प्रवाह मतलब इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहा है, कि जो भी नदियाँ आती हैं वो यहीं करके ख़त्म हो जाती हैं, यहाँ से बाहर नहीं जाती उसका पानी, है ना। इसके अंतर्गत सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले को सम्मिलित किया गया है, जिन्हें बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। तो बांगर रीजन कौन सा हो गया, बांगर रीजन शेखावटी रीजन हो गया, नाम याद करिए, BANGAR, ठीक है, बांगर रीजन। अब देखिए घग्गर प्रदेश, घग्गर प्रदेश में गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले का लगभग कितना 75% भाग घग्गर मतलब इसके अंदर आता है, घग्गर नदी के अंदर आता है, अंतर्गत आता है। इसका निर्माण घग्गर नदी के बेसन में हुआ है। हनुमानगढ़ में घग्गर के मैदान को नाली या फिर पाट कहा जाता है। कहाँ क्या कहा जाता है, नाली या पाट कहाँ कहा जाता है, हनुमानगढ़ में इसको नाली या पाट कहा जाता है। घग्गर नदी के जो क्या बोलते हैं उसको पाट का मैदान है, ठीक है। हो जाइए। थार के मरुस्थल को मरुस्थल के प्रकार के आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। मरुस्थल जो होते हैं, मरुस्थल टाइप्स ऑफ डेजर्ट, उसके बेसिस पे, जैसे महान मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल और लघु मरुस्थल, ठीक है। अब ये जो महान मरुस्थल है मतलब बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है, इसलिए ग्रेट डेजर्ट प्लेन्स भी कहा जाएगा इसको, ठीक है। चट्टानी में क्या होंगे, इसमें चट्टान होंगे, पथरीले में क्या होंगे, कंकरीले पत्थर मिलेंगे आपको, और लघु मरुस्थल मतलब छोटा सा मरुस्थल मिलेगा। आज इनके बारे में देख लेते हैं। देखो महान मरुस्थल है, यहाँ से देखिए आपके एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, कि आजकल क्या ये पहले तो नहीं पूछते थे, ये अर्ग ERG है ना, अर्ग बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। हमादा, रेग, इन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या चीज़ है, तो ये सब डेजर्ट के टाइप है, ठीक है, टाइप ऑफ डेजर्ट है, आपको ऐसे याद रखना है। अब देखो महान मरुस्थल, ये शुष्क मरुस्थल है, कैसा है, ड्राई डेजर्ट है, जो कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक फैला हुआ है। इसे सहारा में क्या कहा जाता है, सहारा। सहारा कहाँ पर है, अफ्रीका जो कंट्री है उसमें जो ग्रेट डेजर्ट मिलेगा आपको, उसको क्या बोलेंगे, सहारा डेजर्ट, ठीक है। अब ये इसे क्या बोला जाता है, इर्ग बोला जाता है, बहुत बड़ा डेजर्ट है, अर्ग बोला जाता है, ERG अर्ग, ठीक है। तो अब राजस्थान में भी क्या है, महान मरुस्थल को क्या बोला जाएगा, अर्ग बोला जाएगा। राजस्थान में जो ये शुष्क मरुस्थल है, क्योंकि बहुत लंबे चौड़े वाले एरिया में फैला हुआ है, तो इसको भी अर्ग बोल सकते हैं। अब देखिए चट्टानी मरुस्थल, ये जैसलमेर के पोखरण व रामगढ़, बाड़मेर तथा जालोर के मध्य फैली हुई है। क्योंकि क्या है, देखो ये हो गया राजस्थान का मैप, ठीक है, ये आपके सामने राजस्थान का मैप बनाया। अब आपने देखा होगा इधर है माउंटेन्स, पहाड़ियाँ, तो जहाँ पहाड़ियाँ होंगी वहाँ हमें क्या मिलेंगे, चट्टानी, ठीक है, चट्टानी मरुस्थल मिलेंगे। तो चट्टान कहाँ मिलेंगे, जहाँ पहाड़ होंगे, तो जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर इधर ही वाले रीजन में मिलेंगे। यहाँ तो रेगिस्तान आ गया पूरा का पूरा, तो इधर हमें चट्टानी मरुस्थल नहीं मिलेगा ऊपर वाले रीजन में। क्यों नहीं मिलेगा, वो समझ में आ गई चीज़। देखो आप चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और आप सिर्फ रटने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब ये देखिए ऊपर मरुस्थल देखिए, इसमें कहीं आपको पहाड़ दिख रहा है, तो ये चट्टानी मरुस्थल हो सकता है यहाँ पर। तो ये कहाँ होगा, जहाँ पे चट्टानें होंगी, वो कहाँ पर है, सम पार्ट ऑफ जैसलमेर में मिलेंगी, बाड़मेर में मिलेंगी, जालोर में मिलेंगे पहाड़, ठीक है। आ जाइए, तो देखिए इस मरुस्थल को क्या बोलेंगे, हम मादा मरुस्थल,
ठीक है, हम मादा मरुस्थल, हम मादा याद रखें, ये कैसा पथरी चट्टानी मरुस्थल है, चट्टान, ठीक है, चट्टानी मरुस्थल हम मादा आपको याद रखना। अब देखिए पथरीला मरुस्थल, पथरीला क्या, कंकड़ पत्थर फैले होंगे मरुस्थल में जब आप चलेंगे। जैसलमेर के रुद्रवा व रामगढ़ में फैला, कहाँ पर, जैसलमेर में ही मिलेगा ये। इसे सहारा में क्या बोला जाएगा, रेग बोला जाएगा, ठीक है। ये अर्ग हो गया और ये रैग हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज रैग, व्हाट इज अर्ग, ठीक है। अब देखिए लघु मरुस्थल, ये कच्छ से रन से बीकानेर के महान मरुस्थल तक फैला हुआ है। इस छोटा सा मरुस्थल है, स्मॉल मरुस्थल, आप इसको ऐसे बोल लीजिए। बचा हुआ मरुस्थल क्या बोलेगा, लघु मरुस्थल बचा है। अब देखिए स्टूडेंट, टाट या रन, टाट या रन क्या है, ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। व्हाट इज़ टाट, व्हाट इज़ रन, व्हाट इज़ महारो, ठीक है, व्हाट इज़ दरियन, ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि इन्हीं में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। अब जैसे टाट या रन है तो ये क्या होता है, जो बालू का स्तूप है, सैंड ड्यून्स हैं, उनके बीच में जो निम्न भूमि होती है उसमें बरसात का पानी जमा हो जाने से जो झील या फिर दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है उसे ही टाट या रन कहा जाता है। देखो यहाँ पढ़ो, बालू का स्तूपों के बीच की निम्न भूमि में जल के भर जाने से बनी अस्थायी टेम्परेरी, कैसी, टेम्परेरी, क्या, टेम्परेरी झीलों का निर्माण हो जाता है या दलदली भूमि का, दलदली भूमि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेटलैंड, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये देखिए, ये जो वेटलैंड का फॉर्मेशन हुआ है या फिर लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है या टेम्परेरी झीलों का निर्माण हुआ है तो इन्हें क्या बोलेंगे, टाट या रन कहा जाता है। अब देखो महारो, महारो क्या है, थार मरुस्थल में जटिल बालू का स्तूप, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बालू का स्तूप होते हैं, जैसे बरखांस हो गए, एक साथ बन गए दो, है ना, तो कतार के मध्य निचली भूमि में जो वर्षा जल युक्त हो जाता है, इसमें भी क्या है, बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे मारो, टाट रन मारो, एक ही तरीके से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। धरियन क्या है, धरियन देखो इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर में स्थानांतरित बालू का स्तूप, स्थानांतरित का मतलब होता है जो एक जगह से शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले बालू का स्तूप यहाँ पे था, अब ये हवा से उड़ उड़ के यहाँ पे बन गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्थानांतरित बालू का स्तूप हो गया। बालू का स्तूपों में अपरदन एवं स्थानांतरण मार्च जुलाई के बीच में सर्वाधिक होता है, मार्च से जुलाई के बीच में, जब गर्मियों का पीरियड होता है, गर्मी में ही बालू का स्तूप में क्या है, रेतीली हवाएं चलती हैं, आपको पता ही है, तो उसी समय होएगा। पीवड़ा क्या होता है, पीवड़ा राजस्थान में एक बहुत ज़्यादा विषैला सर्प मिलता है, उसे पीवड़ा कहा जाता है। अब देखिए मरु जिला किसे कहा जाता है, मरु जिला, ठीक है, राजस्थान में मरु जिला किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, बाड़मेर को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हालांकि जैसलमेर लगेगा आपको इसका आंसर, पर मरु जिले का आंसर जैसलमेर ना होकर बाड़मेर है। आप ऐसे बोलिए जैसलमेर ना होकर बाड़मेर है, तो आपको एग्जाम में भी याद रहेगा। अब देखिए जोहड़, जोहड़ क्या है, कच्चे तालाब बनते हैं शेखावटी क्षेत्र में, तो उन्हें जोहड़ या बीड़ कहा जाता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अरावली प्रदेश, देखिए स्टूडेंट्स ये अरावली प्रदेश से ऐसा करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। उससे पहले आपसे पूछ लेता है एक क्वेश्चन। अब आप ये बताइए कि आपको जैसे मान लीजिए 1 आवर्स के हिसाब से सही लग रहे हैं लेक्चर्स, या फिर ये बढ़ा के इसको 2 से 3 घंटे का कर दिया जाए, जिससे आपका सिलेबस जल्दी से कवर हो जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि आप इसको 1 घंटे में ही 1 आवर के में ही चाहते हैं, जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें, याद रख सकें, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं आपके पास समय कम है और आपको 2 से 3 घंटे में ये राजस्थान की जो ज्योग्राफी है इसको जल्दी से जल्दी कवर करा दिया जाए 3-4 दिन के अंदर ही, ठीक है। या फिर आप ये चाहते हैं कि 1 आवर का जैसे राजस्थान ज्योग्राफी हो गई, ठीक है, और 1 आवर या फिर 1 से 1.5-2 घंटे के आसपास राजस्थान हिस्ट्री कल्चर जो टॉपिक्स हैं वो कराए जाएँ आपको साथ में, ठीक है। या फिर इसके अलावा कोई और टॉपिक भी साथ में पढ़ाया जाए तो आप वो बताइए जल्दी से, तो आपको ये कमेंट करके बताना है, तो उस हिसाब से आपके लिए लेक्चर मॉडिफाई कर दिए जाएंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप करें वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।